हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल विद्यालोक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड बस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कुछ। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ने के लिए तुमको कुछ नहीं चाहिए, एक मोबाइल होना चाहिए, शांति होना चाहिए, एक नोट्स का कॉपी होना चाहिए और सामने हम होने चाहिए, वीडियो लेक्चर चलता होना चाहिए और तुम्हारा दिमाग खुला होना चाहिए, ठीक है। तो सब चीज बंद करो, चलो शुरू करते हैं, खटाक से खत्म करते हैं इसको। लास्ट चैप्टर है हमारे ज्योग्राफी का और इस तरीके से हमारे ज्योग्राफी एंड की तरफ आ गया है और सीधा आप ये देख रहे हैं तो आपका ज्योग्राफी एंड नहीं हुआ है, आप बाकी चैप्टर भी देखेंगे, है ना। तो ठीक है, शुरू करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ध्यान से सुनो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्या काम होता है? मैन्युफैक्चर करना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम क्या होता है? मैन्युफैक्चर करना। कुछ भी मैन्युफैक्चर हो सकता है। सुनो, पेपर बन सकता है, लकड़ी से पेपर बना दिए, या शुगर केन से शुगर बना दिए, या बॉक्साइट से एल्युमिनियम बना दिए, या आयरन ओर से स्टील बना दिए। ये सारा काम हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना, आप कुछ भी बना सकते हो, बनाना, अकेला नहीं, तो बनाना होता है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का फायदा कोई चीज है, मतलब जरूरत क्या है, सुनो। तो मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उससे हमको फायदा ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से हमको टूल्स मिलते हैं। किस किस काम के लिए? अलग अलग काम के लिए। कौन कौन काम सर? देखो ध्यान से, कौन कौन सा काम। इरिगेशन पंप जो होता है वो कैसे बनता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बना के देता है। फर्टिलाइजर्स वगैरह जो खेत में डालते हो वो कहां से मिलता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बना के देता है और इसकी वजह से हमारे खेतों का क्या बढ़ जाता है? प्रोडक्टिविटी। तो ये कहां से मिल रहा है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से। और क्या फायदा है? देखो, देखो जो हमारा ये है, ये ओवर डिपेंडेंस जो है एग्रीकल्चर पे, ये भी घटा देता है। क्या करता है? हम एग्रीकल्चर पे कम डिपेंडेंट रहते हैं। कारण क्या होता है? सुनो, इसके वजह से क्या होगा, सब लोग प्राइमरी सेक्टर में काम नहीं करेंगे, कुछ लोग जाएंगे कहां पे काम करने के लिए? सेकेंडरी सेक्टर में या टर्सरी सेक्टर में। बात समझ में आ रहा है? तो दोनों से और भी सेक्टर में लोगों को काम करने के लिए मिल जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लोग काम करना शुरू कर देंगे, है ना। समझ में आ रहा है? उसके अलावा पब्लिक या ज्वाइंट सेक्टर जो होता है इंडस्ट्री, उसका एम क्या होता है कि जो भी डिसेपैरिटीज है, जो भी रीजनल डिसेपैरिटीज है, मतलब रीजन्स में जो भी कमी है उनको वो पूरा करते हैं। बात समझ में आ रहा है? उनको क्या करते हैं? पूरा करते हैं और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसको हाई करते हैं। पहले तुम बिना चप्पल के चलते थे, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ गया, चप्पल बना के दे दिया, तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर हुआ ना। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से वो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर करते हैं। उसके बाद से हम क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को क्या करते हैं? एक्सपोर्ट भी करते हैं। और ये जो एक्सपोर्ट होता है, ये जो ट्रेड होता है, ये हमको फॉरेन करेंसी कमा के देता है। क्या देता है? फॉरेन करेंसी कमाने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद से इंडस्ट्री जो है एसेंशियल प्रोडक्ट भी हमारे लिए सप्लाई करता है, जैसे पेस्टिसाइड हो गया, पीवीसी पाइप हो गया, और क्या मशीन वगैरह हो गया, जो हमारे एग्रीकल्चर को और ज्यादा बूस्ट कर देता है। उसके बाद से हमारे लिए ये ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करता है। अगर हम ग्लोबल लेवल पे compete करना चाहते हैं तो उस लेवल का प्रोडक्ट भी तो होना चाहिए, जो दूसरे देशों से लड़ने लायक दूसरे लेवल का प्रोडक्ट भी तो बनाना चाहिए। ये लोग बढ़िया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तुम भी बढ़िया प्रोडक्ट बनाओगे तब ना इनसे टक्कर ले सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तो ये ग्लोबलाइजेशन में भी हमको हेल्प करता है। ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल लेवल पे जाके भी थ्राइव करने के लिए या compete करने के लिए हेल्प करता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग होता है तभी हम ये सब काम कर पाते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो, इंडस्ट्री को बांटा गया है अलग अलग बेसिस पे, 5 बेसिस पे। रट के रखोगे, शुरू करते हैं रटना। पहला, रॉ मटेरियल के बेसिस पे। रॉ मटेरियल के बेसिस पे कैसे बांटेंगे? एक तो एग्रो बेस्ड हो सकता है, एक मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड मतलब उसका जो भी मिनरल रॉ मटेरियल आ रहा होगा, कहां से आ रहा होगा? एग्रीकल्चर से आ रहा होगा। जैसे कि वो कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क टेक्सटाइल हो गया, शुगर हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, ये सब क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। और अगर कोई फैक्ट्री इन सब चीजों का यूज करके कुछ बना रहा है तो वो उसका कहां से रॉ मटेरियल आ रहा है? उसका रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है? एग्रो बेस्ड आ रहा है ना। उसके अलावा मिनरल बेस्ड मतलब आयरन हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब इंडस्ट्रीज वाले, ये सब काम करने वाले इंडस्ट्रीज जो हो गए मिनरल बेस्ड काम कर रहे हैं। तो ये 2 टाइप के इंडस्ट्रीज होते हैं। किस बेस पे? रॉ मटेरियल के बेसिस पे। वही अगर हम बेसिस चेंज कर दें, मेन रोल के बारे में बात करते हैं कि मेन रोल क्या है। तो देखो, एक होता है बेसिक या की इंडस्ट्री और दूसरा होता है कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक या की इंडस्ट्री क्या होता है? ऐसा इंडस्ट्री, देखो बेसिक इंडस्ट्री क्या होता है समझो। बेसिक इंडस्ट्री का क्या मतलब है? ये एक इंडस्ट्री है, ये कुछ बनाता है तो इसको सीधा कंज्यूमर यूज नहीं कर रहे हैं, इसको कौन यूज कर रहा है? दूसरा फैक्ट्री यूज कर रहा है। अब ये कुछ बना के बेच रहा है। तो बेसिक इंडस्ट्री क्या होता है? ये जो भी रॉ मटेरियल बनाता है इसको दूसरा कोई यूज नहीं करता है, ये
कोई और इंडस्ट्री इसको यूज करता है रॉ मटेरियल की तरह। अगर कोई इंडस्ट्री है जो बनाता है कुछ भी और इसका प्रोडक्ट सीधा कौन यूज कर लिया, कंज्यूमर यूज कर लिया, तो ये कैसा हो गया, कंज्यूमर इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्री में कंज्यूमर सीधा काम यूज कर लेते हैं। तुमको ऐसे समझो कि मान लो एक फैक्ट्री है जो बनाया आयरन, है ना, तो मान लो ये फैक्ट्री बनाया आयरन, तो आयरन तो अब कंज्यूमर यूज नहीं करेगा, आयरन का कुछ तो होगा, तो एक और फैक्ट्री है जो आयरन का यूज करती है रॉड बनाने के लिए, आयरन का यूज करती है रॉड बनाने के लिए। तो इसको क्या चाहिए, आयरन चाहिए, इसको आयरन कौन देगा, ये फैक्ट्री देगा। तो ये फैक्ट्री दिया इसको, और ये फैक्ट्री चल क्यों रहा है, क्योंकि ये है, ये क्या हो गया, की इंडस्ट्री, ये आयरन बनाता है, तभी तो ये आयरन से रॉड बनाता है, बात समझ रहे हो। तो ये आयरन का रॉड तभी बना पाएगा जब ये देगा। तो ये होता है की इंडस्ट्री। की इंडस्ट्री का मतलब होता है ऐसा इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस करता है रॉ मटेरियल किसी दूसरे इंडस्ट्री के लिए, और दूसरा इंडस्ट्री क्या होता है, कंज्यूमर इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है कंज्यूमर्स के लिए, इसका जो प्रोडक्ट होगा कंज्यूमर सीधा उसको खरीद लेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मेन रोल के बेसिस पे। मेन रोल के बेसिस पे दो होता है, एक बेसिक या की इंडस्ट्री और एक होता है कंज्यूमर इंडस्ट्री। तीसरा क्या होता है, बेस्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के भी बेसिस पे हो सकता है, एक हो सकता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और दूसरा हो सकता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब है कि उसमें 1 करोड़ से कम रुपया लगा होगा। कितना रुपया लगा होगा, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब लगभग 1 करोड़ के आसपास रुपया लगा होगा। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होगा, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा रुपया लगा होगा, वो क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। बात समझ में आ रहा है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब दो और है इसी में, क्या है, एक है ऑनरशिप के बेसिस पे। ऑनरशिप के बेसिस पे 4 होते हैं, पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा, ज्वाइंट मतलब कम्युनिटी का हो सकता है, और कॉर्पोरेट हो सकता है। पब्लिक मतलब किसी पूरा लोगों का होगा, मतलब सरकारी हो जाएगा। प्राइवेट मतलब किसी एक इंसान का होगा या कम्युनिटी का होगा। ज्वाइंट मतलब ये कम्युनिटी का होता है, किसी स्टेट का हो जाएगा या किसी इंडिविजुअल का होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। और कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, ये कोई वर्कर्स लोगों का हो सकता है या प्रोड्यूसर लोगों का हो सकता है एक साथ में। समझ में आया, ठीक है। तो ये 4 टाइप के हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि रॉ मटेरियल कितना प्रोड्यूस करते हैं, उसके बेसिस पे कितना भाग में बांटेंगे, तो 2 भाग में बांटेंगे। पहला हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा लेते हैं, प्रोड्यूस भी बहुत ज्यादा करते हैं, तो वो कैसे हो गया, हैवी इंडस्ट्री हो गया। और एक होता है लाइट इंडस्ट्री, थोड़ा सा लेंगे, थोड़ा सा बनाएंगे, थोड़ा सा लेंगे, रॉ मटेरियल थोड़ा रहेगा, थोड़ा सा बना रहे हैं। तो ये समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह कम कम सामान बनाते हैं, आयरन स्टील ज्यादा बनाते हैं। तो आयरन स्टील किसमें आ गया, हैवी इंडस्ट्री में, और इलेक्ट्रॉनिक किसमें आ गया, लाइट इंडस्ट्री में। इसको बस देख लोगे, रट लोगे, समझ लोगे, हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ बात करेंगे, और उसके बाद से किसी बात करेंगे। पहला क्या था, एग्रो बेस्ड, और दूसरा क्या था, मिनरल बेस्ड। तो एग्रो बेस्ड के बारे में बात करेंगे, मिनरल बेस्ड के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कंजर्वेशन की बात करेंगे, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का बात करते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो होता है, ये एग्रीकल्चरल रॉ प्रोडक्ट को यूज करता है, तुमको पता है। सबसे पहले कॉटन का बात करते हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ऐसा इंडस्ट्री जो कॉटन का यूज करता है। सुनो, कॉटन बहुत पहले से यूज हो रहा है, लेकिन इसको हाथ से बुना जाता था। कॉटन के कपड़े हाथ से बुने जाते हैं, बहुत पहले से इसका यूज हो रहा है, लेकिन हाथ से, हैंडलूम होते थे। समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, ये धीरे धीरे कम हो गए। कारण क्या है कि जब कॉलोनियल पीरियड आया, कॉलोनियल पीरियड का क्या मतलब है कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो वो मशीन लेके आ गए। अब वो मशीन से बना रहे हैं, तुम हाथ से बना रहे हो, तो तुम पीछे छूट जाओगे ना। तुम कम बना रहे हो, वो ज्यादा बना रहे हो, वो सस्ता दे रहे हो, तुम महंगा दे रहे हो, क्योंकि तुम धीरे धीरे बना रहे हो, तुम्हारा मेहनत लग भी ज्यादा लगता है, तो तुम पैसा ज्यादा लोगे। लेकिन ये तो मशीन से बना रहा है, जल्दी भी बना रहा है, इसका पैसा भी कम खर्चा हो रहा है, तो ये तो कम पैसा में बेच देगा। तो कोई भी लोग इसका सामान खरीदना चाहेंगे, तुम्हारा खरीदना ही नहीं चाहेंगे। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे ट्रेडिशनल जो हैंड स्पिनिंग था या हैंडलूम था, वो धीरे धीरे कम हो गया। अभी तुम देखोगे तो ज्यादातर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो तुमको महाराष्ट्र में मिलेगा या फिर गुजरात में मिलेगा। कारण क्या है उसका, 4 कारण है। क्या कारण है, 4 कारण। महाराष्ट्र या गुजरात में मिलने का, इंडस्ट्रीज का महाराष्ट्र या गुजरात में मिलने का कितने कारण है, 4 कारण है। कौन कौन से हैं, पहला, वहां पे रॉ कॉटन आसानी से मिल जाता है, तो उनको रॉ मटेरियल आसानी से मिल रहा है, तो वहां पे रहना बनता है। और क्या सर, स्किल्ड लेबर मिल जाते हैं, वहां पे काम करने वाले बढ़िया लेबर मिल जाता है उन लोगों को। समझ में आया। उसके बाद से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल जाता है। और क्या है, वहां पे क्लाइमेट जो है वो मॉइस्ट क्लाइमेट है। कैसा क्लाइमेट है, मॉइस्ट क्लाइमेट है, ठीक है। तो यही समझने वाला बात है कि ये 4 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इनका क्या हो रहा है, इंडस्ट्री आगे जा रहा है। समझ में आया, मतलब कि यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात में ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाए जा रहे हैं। बात समझ में आया।
अब देखो स्पिनिंग जो है ये सेंट्रलाइज्ड था पहले महाराष्ट्र और गुजरात में और तमिलनाडु में, मतलब वही बात है महाराष्ट्र गुजरात और तमिलनाडु में। वीविंग जो था वो डिसेंट्रलाइज था। वीविंग का क्या मतलब है? वीविंग मतलब होता है हाथ से बुनना। देखो स्पिनिंग इंडस्ट्री है, वीविंग हाथ से बुन रहे हैं, तो जो हाथ से बना रहे हैं वो तो हर जगह बना पा रहे हैं, उनके लिए थोड़ी ना सेंट्रलाइज होगा। तो वीविंग डिसेंट्रलाइज था, बाकी स्पिनिंग तो सेंट्रलाइज था। ये जो ट्रेडिशनल स्किल है जिसके पास होता था वो कहीं भी बुन सकता है। इसकी वजह से तुमको याद है खादी वगैरह का कपड़ा चलना शुरू हुआ था, है ना? तो खादी के कपड़ा जो होते हैं वो सबसे ज्यादा रूरल एरिया में यूज किए जाते हैं और उनको बनाए भी जाते हैं और सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय भी यही करता है। समझ में आया? महात्मा गांधी भी तुमको याद है कि खादी को एम्फेसाइज किए थे, है ना? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बोले थे कि हम अंग्रेजों के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे और हम क्या करेंगे, खादी पे ज्यादा फोकस करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें है, रूरल लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है और खादी जो है हमारे देश में शुरू से ट्रेडिशनली बुना जा रहा है और बनाया जा रहा है खादी के कपड़े। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये था कॉटन। कॉटन में एक और लास्ट बात क्या है, चैलेंजेस क्या है इस वीविंग में, है ना? जो भी कॉटन से वीव किया जा रहा है, क्यों नहीं ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रहा है सर? क्या जरूरतें हैं जो पूरी कर दी जाए तो ये इंडस्ट्री जो होगा आगे बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, सुनो, स्पिनिंग कैपेबिलिटी जो है हमारा जो है वो एडवांस नहीं है। पहला बात, बिना एडवांस स्पिनिंग कैपेबिलिटी के तो ऐसे भी नहीं बढ़ेंगे, तो एक तो वो भी एक खराब है। वीविंग में हम लैग कर जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं, कारण हम हाई क्वालिटी का वीविंग नहीं कर सकते हैं, हाई क्वालिटी के फैब्रिक्स नहीं बना सकते हैं। बात समझ में आया? दूसरा बात, सिर्फ हैंडलूम पे फोकस करने से काम बनेगा नहीं, पावर लूम्स भी होने चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है उसको बचाने के लिए हमको हैंडलूम, पावर लूम्स ये सब जो है यूज करना चाहिए। बात समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और भी ज्यादा कॉटन इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब आ जाता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में दूसरा, जूट टेक्सटाइल। ठीक है, जूट का क्या है, इंडिया जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। ठीक है, ठीक है, उसके बाद से सेकेंड लार्जेस्ट कौन है सर? बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश। ठीक है, ज्यादातर जूट मिल्स जो हैं वो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। और कहाँ है सर? हुगली रिवर के आसपास, मतलब वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के आसपास है। ज्यादातर जूट मिल्स जो है वो कहाँ है? वेस्ट बंगाल। और कहाँ पे? हुगली रिवर के आसपास। फैक्टर्स क्या होते हैं, इनका लोकेशन ऐसी जगह पे क्यों रखा गया, क्यों वही है, क्या कारण है? कारण देखो, पहला, वहां पे जूट प्रोडक्शन एरिया अच्छा है, मतलब कि जूट प्रोडक्शन जो भी एरिया हो रहा है, जो भी एरिया है जहां पे जूट प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक उसके बगल में रहना ज्यादा अच्छा है ना, आसानी से काट कर पहुंचा दोगे इंडस्ट्री में। बात समझ में आ रहा है? तो प्रोक्सिमिटी मतलब पास में है, कहां पे? जूट प्रोड्यूसिंग एरिया के आसपास है ये लोग। उसके बाद से हुगली रिवर के पास में हो तो वाटर ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो, बाई नदी से जा सकते हो, बाई रिवर भी जा सकते हो, ट्रांसपोर्ट करवा सकते हो। तो रेल मिल जाता है इनको, वहां से रोड भी मिल जाता है और वाटर से भी आ जा सकते हैं। और उसके बाद से क्या है, जूट जो होता है उसको प्रोसेस करने के लिए पानी चाहिए, और पानी उनको खूब है, वहां पे हुगली रिवर के बगल में है ना, तो पानी भी खूब मिल जाता है। चीप लेबर मिलता है। चीप लेबर का क्या मतलब है? सस्ता इनको लेबर मिल जाता है, कारण नेबरिंग स्टेट से लोग चले जाते हैं, कहां से? बिहार से, उड़ीसा से और उत्तर प्रदेश से लेबर भी इनको मिल जाता है, आसपास से लेबर इनको चीप सस्ते दामों पे मिल जाता है। उसके अलावा बैंकिंग, मतलब बैंक वगैरह काम आसानी से हो जाता है, इंश्योरेंस वगैरह आसानी से मिल जाता है, और पोर्ट फैसिलिटीज वगैरह भी कोलकाता में है ही है, तो इनको ये सब चीजें भी मिल जाती है। ये चारों कारण है, पांचों कारण है, जिसकी वजह से क्या है, हुगली रिवर के आसपास सारे जूट के इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। देखो जूट किस लिए यूज होता है, देखो बैग्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे बैग्स जो बनाए जाते हैं, है ना, कैरी बैग्स वगैरह, वो बनाए जाते हैं जूट से, है ना। उसके अलावा और भी बैग होता है, वो भी बनाया जाता है जूट से। उसके अलावा इससे क्या बनाया जाता है, रोप बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, रोप। और इन सबको एक्सपोर्ट किया जाता है, समझ में आया। और जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसको गवर्नमेंट पॉलिसी भी सपोर्ट करता है। तो जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाया है, इतना अच्छा पॉलिसी है कि तुम जूट को आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो, मतलब सरकार भी जूट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है। बात समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अब क्या हो जाता है हमारे पास, शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री क्या है, शुगर इंडस्ट्री में आ जाता है कि शुगर इंडस्ट्री के लिए इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, हर चीज में सेकेंड में चला जाता है बेचारा, है ना। तो इंडिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्लोबली। तो प्रोड्यूसर जो है सेकेंड है। और क्या क्या बनता है सर शुगर केन से, शुगर केन से बनता है गुड़, गुड़ जानते हो ना, भेली मीठा, और खंडसारी। खंडसारी मतलब तुम चीनी बोल लो या मिश्री बोल लो, जो भी बोल लो, है ना। तो गुड़ और खंडसारी इससे बनता है। शुगर केन जो होता है भारी होता है, ऐसा होता है, भारी होता है, और इसमें सुक्रोज कंटेंट जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ये सूखने लगता है, और जैसे जैसे ये सूखेगा इसका सुक्रोज कंटेंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ट्रांसपोर्ट के दौरान इसका सुक्रोज कंटेंट डिक्रीज हो जाता है। शुगर में सुक्रोज ही तो चीनी है, सुक्रोज मतलब चीनी, समझ रहे हो।
60% शुगर मिल जो है वो कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है, अब बिहार में है। सबसे ज्यादा शुगर मिल कहां है? उत्तर प्रदेश, बिहार। बात समझ में आया? मिल जो है अब साउथ की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं या वेस्टर्न स्टेट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। कारण क्या है शिफ्ट करने का? जो यूपी बिहार में है वो शिफ्ट करके अब साउथर्न स्टेट में जा रहे हैं या फिर वेस्टर्न स्टेट में जा रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र वगैरह में जा रहे हैं या कर्नाटका वगैरह में जा रहे हैं या तमिलनाडु वगैरह में जा रहे हैं। कारण क्या है शिफ्ट करने का? शिफ्ट करने का कारण है कि उधर का जो सुक्रोज है, उधर का मतलब जो गन्ना है उसमें हाई सुक्रोज होता है, उधर के जो गन्ना होते हैं उसमें सुक्रोज ज्यादा होता है। उसके अलावा उधर क्लाइमेट भी ठंडा है, तो अच्छा बात है, क्लाइमेट ठंडा रहता है तो इससे ज्यादा दिन तक वो क्या कर सकते हैं, ज्यादा दिन तक उनका ईख बचा रहेगा, उसमें से सूखेगा कम, तो सूखेगा तो सुक्रोज जल्दी सूख जाता है तो सुक्रोज कंटेंट कम हो जाता है। अगर धीरे धीरे सूखेगा तो सुक्रोज कंटेंट ज्यादा रहेगा, तो इनको काम करने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है ना, तो इसीलिए उधर जाते हैं। दूसरा बात कि वहां पे कॉर्पोरेटिव मॉडल्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, जहां वहां पे जो भी कॉर्पोरेटिव मॉडल्स हैं वो बेहतरीन है, इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, यूपी या बिहार से शिफ्ट करके साउथ में जा रहे हैं या ईस्टर्न स्टेट में जा रहे हैं। ठीक है, साउथर्न और वेस्टर्न स्टेट में जा रहे हैं, सॉरी वेस्टर्न स्टेट में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया शुगर इंडस्ट्री। अब आ जाता है हमारे पास क्या, अब आ जाता है हमारे पास मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो यहां तक तुम्हारा खत्म क्या हो जाता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब बस बच जाता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जो कि बस छोटा सा है। सुनते हैं क्या है, सुनो। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मिनरल के लिए काम कर रहा होगा, जैसे कि पहला इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बोला जाता है बेसिक इंडस्ट्री। कारण क्या है, इसी का यूज करेंगे बाकी सारे लोग। समझ में आ रहा है? चाहे वो हैवी इंडस्ट्री हो, मीडियम इंडस्ट्री हो, लाइट इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, उनके पास जो भी मशीनरी वगैरह यूज होगा या जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह यूज करेंगे, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, उसके पास जो भी इक्विपमेंट्स होगा सब किससे बन रहा होगा, लोहा से। और लोहा क्या है तब हमारे लिए की इंडस्ट्री हो गया, बेसिक इंडस्ट्री हो गया, तो लोहा हमारे लिए क्या हो गया, बैकबोन ऑफ कंट्री हो गया। बात समझ रहे हो? तो एक बात समझ लो कि ये कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग गुड्स बना रहे हो, चाहे डिफेंस में जाओ, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाओ, चाहे तुम कंज्यूमर्स के लिए गुड्स बनाओ, हर चीज में क्या लगता है, लोहा लगता है। तो लोहा हमारे लिए जरूरी है, तो आयरन और स्टील दोनों हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। समझ में आया? मेजर कंसेंट्रेशन का बात करते हैं तो ये कहां पाया जाता है, इसका सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन छोटा नागपुर प्लेटो में। कहां पाया जाता है, छोटा नागपुर प्लेटो में। छोटा नागपुर प्लेटो कहां पे, जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्टर्न बंगाल हो गया, इन सब के जगह पे छोटा नागपुर प्लेटो के आसपास में क्या होता है, सबसे ज्यादा आयरन और स्टील का कंसेंट्रेशन मिलता है। सबसे ज्यादा आयरन और स्टील इंडस्ट्री छोटा नागपुर प्लेटो में क्यों मिलता है, उसका कुछ फैक्टर जानते हैं। सबसे पहला क्या है, यहाँ पे रॉ मटेरियल भी मिल रहा है। कारण क्या है, यहाँ पे रॉ मटेरियल मिल रहा है, रॉ मटेरियल यहीं पे है तो इंडस्ट्री भी बनाना यहीं पे ज्यादा अच्छा है। जैसे कि आयरन और यहीं पे मिल जाता है, कोयला मिल जाता है, लाइमस्टोन मिल जाता है, तो और भी इन्हीं सब जगह पे मिल रहा है, इसीलिए इंडस्ट्री भी यही बनाएंगे ताकि एक्सपोर्ट का खर्चा कम आए। देखो ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम है, ताकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम आए। अब ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम आएगा तो अच्छा रहेगा। उसके अलावा लेबर भी वहां पे सस्ते मिल जाते हैं। इंसान चाहता क्या है, लेबर सस्ता मिल जाए, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम आए, है ना। उसके अलावा वहां पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप है और मार्केट के लिए एक्सेसिबिलिटी है, मतलब मार्केट के लिए ये लोग मार्केट के लिए एक्सेसिबल है, वहां मार्केट आसपास में है तो आसानी से मार्केट में ले जाकर बेच भी सकते हैं और चीप लेबर भी मिल जा रहा है और ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा बच रहा है क्योंकि आसपास में ही मिनरल्स मिल जा रहे हैं। तो सारा आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज कहां मिल जाएंगे तुमको, छोटा नागपुर प्लेटो के आसपास, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल में। समझ में आया? हेवी इंडस्ट्रीज का बात करते हैं तो हेवी इंडस्ट्री जो होते हैं ये रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा बनाते हैं, मतलब बल्क में बनाते हैं बहुत ज्यादा, और उसके वजह से क्या होता है, इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छा सिस्टम चाहिए होता है। बात समझ में आता है कि इनका ट्रांसपोर्टेशन हो सके। उसके अलावा अगर इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट का बात करते हैं तो सब लोग यही देखते हैं कि कौन देश सबसे ज्यादा स्टील का यूज कर रहा है। जो देश सबसे ज्यादा स्टील यूज कर रहा है वो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। तो डेवलपिंग सबसे ज्यादा उसी को माना जाता है जो सबसे ज्यादा स्टील यूज कर रहा है, तो जो स्टील यूज करेगा वो डेवलपिंग है। समझ में आया बात? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे आ जाता है हमारा एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग तो तुम समझते हो ना, एक बड़ा सा ब्लास्ट फर्नेस लेंगे और फर्नेस में क्या करेंगे, 3500 से 3700 के आसपास का टेम्परेचर मेंटेन करके और उसमें गर्म करना शुरू कर देते हैं अपने मेटल्स को, तो वो उसको बोला जाता है स्मेल्टिंग। समझ में आया? स्मेल्टिंग इंपॉर्टेंट क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले एल्युमिनियम तुमको पता ही है बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ध्यान से सुनना, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए क्या था, आयरन, और उसके बाद से सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एल्युमिनियम। याद रखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आयरन और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो गया हमारे लिए, एल्युमिनियम हो गया। बस समझ में आया? तो आयरन और स्टील के बाद से सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है हमारे पास, एल्युमिनियम आ जाता है। एल्युमिनियम कैसा होता है सर, लाइट वेट होता है। एल्युमिनियम कैसा होता है, हल्का होता है ना। एल्युमिनियम
हल्का होगा। और कैसा होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, देखोगे तो कभी भी एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है। मेलिएबल होता है, पतला पतला सीट बनाया जा सकता है। एल्युमिनियम फॉइल देखे हो जिसमें तुम लपेटते हो, रोल वगैरह लपेट के खा लेते हो, घर ले जाते हो, है ना, या उसका वो भी आता है एल्युमिनियम का फॉइल का कटोरी, तो वो सब चीज होता है। तो ये मेलिएबल होता है और बढ़िया होता है कंडक्टर किसका, हीट का और किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। इसीलिए अलग अलग इंडस्ट्री इसको यूज करते हैं। एयरक्राफ्ट वगैरह देखोगे, प्लेन वगैरह, एरोप्लेन वगैरह बनता है इसी से, समझ में आया। बर्तन भी बनता है एल्युमिनियम का और तार वगैरह भी बनता है एल्युमिनियम का, बस समझ में आ रहा है। रॉ मटेरियल क्या है, बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है, एल्युमिनियम का ओर है। तो बॉक्साइट क्या होता है, इसका ओर होता है। ये रेड, बल्कि रेड रॉक से बनता है। बॉक्साइट क्या होता है, बल्कि रेड रॉक्स होते हैं, बल्कि रेड रॉक्स होते हैं। और ये प्राइम रॉ मटेरियल होते हैं, इसके प्राइम रॉ मटेरियल मतलब बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम बनता है। इसका स्मेल्टिंग किया जाता है ना, कांस्टेंट पावर सप्लाई किया जाता है, उस पे इसका स्मेल्टिंग किया जाता है, तब रॉ मटेरियल से क्या बन जाता है, एल्युमिनियम बन जाता है। कहां पे पाया जाता है सर, कहां पे पाया जाता है, ध्यान से रखना। इसका जो प्लांट है ये है उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में एल्युमिनियम का प्रोडक्शन होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, केमिकल इंडस्ट्रीज। अब क्या आ जाता है तुम्हारा केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री क्या बनाएगा सर, केमिकल बनाएगा। जैसे कि तुमको मालूम है कि अभी तुम देखोगे तो सबसे ज्यादा तेजी से अगर इंडिया में कोई सेक्टर बढ़ रहा है, सबसे तेजी से अगर कोई सेक्टर इंडिया में बढ़ रहा है तो वो कौन है, केमिकल इंडस्ट्री है। सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है और डाइवर्स सेक्टर है, इसमें समझ में आ रहा है ना। तो स्मॉल स्केल यूनिट भी इसमें है और लार्ज स्केल भी यूनिट है। ज्यादातर बिजनेसमैन जो छोटे लेवल पे भी बिजनेस कर रहे हैं, बड़े लेवल पे भी बिजनेस कर रहे हैं, किसमें है, केमिकल इंडस्ट्रीज में है। समझ में आ रहा है। इसको दो पार्ट में तुम डिवाइड कर लो, किसमें, एक तो इनऑर्गेनिक और एक तो ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बांट लेते हैं। इनऑर्गेनिक में क्या आता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडा एस, कॉस्टिक सोडा, एल्कलीज। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद से इसका यूज किस लिए किया जाता है सर, फर्टिलाइजर्स जो होता है, फर्टिलाइजर्स ये केमिकल इंडस्ट्री से बनता है। सिंथेटिक फाइबर जो होता है, ये सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो भी बनता है केमिकल से। और प्लास्टिक बनता है, पेंट बनता है, डाई बनता है, सोप बनता है, डिटर्जेंट बनता है, सब किससे बन रहा है, केमिकल से। कौन सा केमिकल है सर, इनऑर्गेनिक केमिकल है। कैसा केमिकल है, इनऑर्गेनिक केमिकल है। सुनो, पूरे इंडिया भर में अगर तुम देखते हो तो रॉ मटेरियल इसका ही सबसे ज्यादा डिमांड है। सबसे ज्यादा किसका डिमांड है, किसका रॉ मटेरियल, इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा डिमांड है पूरे इंडिया भर में। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक का बात करते हैं। ऑर्गेनिक में क्या आता है सर, पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स हो गया, जैसे कि उनसे क्या बनता है, सिंथेटिक फाइबर। पेट्रोकेमिकल्स मतलब पेट्रोलियम, तो उससे क्या बनता है, सिंथेटिक फाइबर, रबर, प्लास्टिक, डाई, ड्रग्स। और क्या बनता है, ड्रग्स मतलब ये वाला मान नहीं समझना, ड्रग्स मतलब दवाई, दवाई दवाई, हाँ वो भी दवाई है, नहीं ये वाला खाने वाला दवाई जिससे बीमारी ठीक होता है ना। उसके बाद से फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स मतलब वही वाला दवाई, अरे खाने वाला दवाई, ठीक है। और देखो प्लांट्स जो होते हैं वो ऑयल रिफाइनरीज के आसपास होते हैं। ऑर्गेनिक वाले कहाँ होंगे, ऑयल रिफाइनरीज के आसपास होंगे। कारण क्या है, पेट्रोलियम कहाँ मिलेगा, ऑयल रिफाइनरीज के आसपास। समझ में आया। तो पेट्रोल केमिकल कॉम्प्लेक्स का यूज इसमें किया जाता है। कई बार क्या करता है केमिकल इंडस्ट्रीज कि अपने ही प्रोडक्ट को रिफाइन करता है, रीयूज मतलब रिफाइन करता है, या दोबारा से बनाता है, या चेंज करता है, मॉडिफाई करता है, फिर दूसरे इंडस्ट्रीज को भी देता है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा केमिकल इंडस्ट्रीज हो गया। अब आ जाता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में याद रखोगे एनपीके, क्या रखोगे याद, एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस और के मतलब पोटेशियम। पढ़े हो केमिस्ट्री, सुनो सुनो सुनो। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का मतलब है यूरिया, फास्फोरस फास्फोटिक फर्टिलाइजर्स और भी पोटेशियम के फास्फोट लगते हैं। मतलब कि ये है पोटेश का फॉस्फेट जो होता है उसको इंपोर्ट किया जाता है। हमारे यहाँ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स मिल जाते हैं, लेकिन पोटेश का फर्टिलाइजर पूरा का पूरा इंपोर्ट किया जाता है। खेतों में सिर्फ तीन ही चीज डाले जाते हैं, क्या, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। यही सब चीज का कमी पड़ सकता है खेत में, बाकी किसी चीज का कमी नहीं पड़ता है खेतों में। जनरली किसका कमी पड़ता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का। बात समझ में आ रहा है, तो यही चीज डाला जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन याद है आपको, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया गया था कि बोला गया था कि हम लोग खेती में उछाल लाएंगे और हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा वगैरह जो था, केरला वगैरह, पंजाब वगैरह, इन सब लोगों को बोला गया कि पूरा यूज कीजिए केमिकल्स का पूरा बढ़िया से। और पंजाब हरियाणा का खेत खराब हो गया, कारण कि ज्यादा केमिकल्स यूज कर लिए। अच्छा, की प्रोड्यूसर्स का बात करते हैं, कहां कहां सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, राजस्थान में, बिहार में, महाराष्ट्र, आसाम, वेस्ट बंगाल और
कर्नाटका में। 2-3 नाम याद रखो, काम बन जाएगा। समझ में आया? ठीक है, आगे सुनो। अब आ जाता है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री भी हमारे लिए जरूरी है, कारण कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में काम आता है, ब्रिज बनाना है, फैक्ट्री बनाना है, रोड बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है और डैम्स वगैरह बनाना है, तो उसमें क्या चाहिए? सीमेंट चाहिए। तो सीमेंट इंडस्ट्री का काम पड़ता है। इसमें जो रॉ मटेरियल होते हैं बल्कि चाहिए होते हैं, बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल यूज करना पड़ता है। तो लाइमस्टोन होता है इसमें, क्या होता है? लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम, इन सब चीजों को मिला के क्या बनता है? सीमेंट बनता है। क्या क्या बोले हैं? लाइमस्टोन, जिप्सम, सिलिका, इन सब चीजों को मिला के क्या बनता है? सीमेंट बनता है। तो ये बल्क में चाहिए होता है और इससे सीमेंट बना के यूज करते हैं अलग अलग कामों में, रोड बनाने में, घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, ब्रिज बनाने में। समझ में आ रहा है? ठीक है। लोकेशन कहाँ कहाँ होता है? लोकेशन देखो कहाँ मिलेगा? गुजरात में बनता है और कहाँ बनता है? गल्फ मार्केट। गल्फ मार्केट मतलब तुम समझ रहे हो ना, सऊदी अरब वगैरह, उन सब चीजों जगहों पे सारा, है ना, गुजरात में और गल्फ मार्केट में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्लांट जो इसका एस्टेब्लिश किया गया था वो चेन्नई में किया गया था। सीमेंट इंडस्ट्री का पहला प्लांट कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था? चेन्नई में। वो जो चेन्नई में एस्टेब्लिश किया गया था, कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1904 में। और इसका सिग्निफिकेंट ग्रोथ कब हुआ है? इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है। ऐसा नहीं 1904 में इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, लेकिन जब इंडिपेंडेंस हुआ तभी इसका ग्रोथ भी ज्यादा हुआ सीमेंट इंडस्ट्री का। बात समझ में आया? इंडिपेंडेंस के बाद इसका ग्रोथ अच्छा खासा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या होता है? जो भी गाड़ी बन रहा है, कौन बना रहा है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। व्हीकल्स जैसे कि ट्रक हो गया, बस हो गया, कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, है ना, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स हो गए, मतलब कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हो गए, उन सब का वो सब चीज कहां बनता है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में। लिबरलाइजेशन के बाद से दूसरे मॉडल्स भी, मतलब बाहर जो देश में चलते थे मॉडल्स, वो भी यहाँ पे आ गए, जिसके वजह से अलग अलग तरीके के ऑटोमोबाइल्स का डिमांड इंडिया में बढ़ गया। बस समझ में आ रहा है कि हब्स कहाँ है, कहाँ कहाँ बनता है? दिल्ली, गुड़गांव, हाँ गुरुग्राम सॉरी, दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद। पढ़ते रहो, हमने पढ़ेंगे। 2-3 गो रट लोगे तो काम बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां तक हमको समझ में आ रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब आ जाता है हमारे पास लास्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। फिर आपका चैप्टर लगभग समाप्त है, समाप्त नहीं है, लगभग समाप्त है। सुनो, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का बात करते हैं। अभी तुम देखोगे तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है? स्कोप देखते हैं अगर, तो जितना तुम ट्रांजिस्टर वगैरह यूज करते हो, टीवी यूज करते हो, टेलीफोन यूज करते हो, रेडार यूज करते हो और कंप्यूटर यूज करते हो, सब किससे काम का चल रहा है? आईटी सेक्टर है, सब आईटी सेक्टर में आता है। बात समझ में आ रहा है? तो जो भी तुम टेलीकम्युनिकेशन बोलो या आईटी सेक्टर बोलो, ये सब कंपनी चलाने वाला कौन है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, वही सब संभालता है। समझ में आया? जैसे कि बात करते हैं कहां कहां पे है, सबसे बड़ा तो बेंगलुरु है। बेंगलुरु को मालूम है क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। मतलब समझ रहे हो ना? तो इसको, ये क्या है? इंडिया को, इसको इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बोला जाता है। बोला जाता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया है। क्या है? इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है। उसके अलावा और भी स्टेट है, मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, पुणे है, चेन्नई है, कोलकाता है, लखनऊ है ना, कोयम्बतूर है। ठीक है, तो इन सब जगहों पे सबसे ज्यादा ये आईटी वाले काम किए जाते हैं। इंपैक्ट का बात करते हैं। इंपैक्ट का मतलब देखो, इसके वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, बहुत अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। और उसके अलावा इसके वजह से ग्रोथ हुआ है हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, और धीरे धीरे जो भी इंडस्ट्रीज इसमें हैं वो सक्सेस कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। ये बेहतरीन इंडस्ट्री है। अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो इसमें घुसो। बस समझ में आ रहा है? ये फूलेगा, फलेगा, आगे बढ़ेगा। समझ रहे हो? ठीक है, इसका फ्यूचर अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है कि सर इंडस्ट्री तो इतना पढ़ लिए, अब दिक्कत क्या है? पॉल्यूशन भी तो होगा। इतना इंडस्ट्री है तो पॉल्यूशन भी तो फैलाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ रहा है, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ में ऐसा बात नहीं है कि हमको ग्रोथ चाहिए बिना इंडस्ट्री का, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ग्रोथ तो चाहिए, इंडस्ट्री उसमें लगेगा, लेकिन जो ग्रोथ हो रहा है, क्या इसके लिए कहीं भारी नुकसान तो नहीं पहुंचेगा हमको, या भारी कीमत तो नहीं चुकाना पड़ सकता है? देखो क्या हो रहा है, वो क्या रहा है, अलग अलग तरीके के पॉल्यूशन हो रहे हैं। जैसे कि एयर पॉल्यूशन का अगर बात करते हैं, तो जो भी केमिकल इंडस्ट्री है या पेपर फैक्ट्रीज हैं, वो क्या करती हैं, ब्रिक किलिंस, है ना, रिफाइनरीज, और क्या है, स्मेल्टिंग प्लांट, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग भी एयर पॉल्यूशन फैला रहे हैं। जब चीजें जलाते हैं ये लोग, तो एयर में पॉल्यूशन फैलाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। बात समझ में आ रहा है? एयर पॉल्यूशन। उसके वजह से तुमको याद है भोपाल ट्रेजेडी केस, बात याद है कि भोपाल में एक टॉक्सिक गैस रिलीज हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे लोग रातों रात मर गए थे। बात समझ में आया?
ठीक है। इम्पैक्ट क्या है, तुमको देखने को मिल सकता है कि ह्यूमन हेल्थ, प्लांट पे, एनिमल पे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ही ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ा है इसका, बात समझ में आया। उसके अलावा ये ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रीब्यूट किया, ग्लोबल वार्मिंग भी इसके वजह से बढ़ा है, और जो भी एयर का क्वालिटी है वो भी खराब हुआ है इसी की वजह से, बात समझ में आया। तो एयर का क्वालिटी भी खराब हुआ है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है इसकी वजह से। वाटर पॉल्यूशन का अगर सोर्स की बात करते हैं तो पेपर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डाइंग इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, रिफाइनरीज, टेनरीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री, इन सब की वजह से होता है। कारण क्या है, ये लोग डिस्चार्ज कर देते हैं हैवी मेटल्स, जो भी ये मेटल्स छूटता है इनका, ये डिस्चार्ज कर देते हैं, जैसे कि मरकरी हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, सिंथेटिक केमिकल्स हो गया, ये पानी में छोड़ देते हैं। अब जब ये पानी में छोड़ते हैं तो पानी गंदा होता है, पानी पोल्यूटेड हो जाता है ना। कई बार थर्मल पॉल्यूशन भी ये लोग करते हैं, गर्म पानी छोड़ देते हैं, गर्म पानी की वजह से तुम देखोगे कई लोगों का जान जाता है, छोटे छोटे बच्चे नदी में नहाने के लिए कूदते हैं और उबल जाते हैं, बात समझ में आ रहा है। कई सारी मछली मर जाती है ना, मेंढक मर जाते हैं, अलग अलग जानवर पानी पीने जाते हैं, उनका मुंह जलता है। तो कहने का क्या मतलब है, ये थर्मल पॉल्यूशन भी फैलाते हैं, पानी में गर्म पानी भी छोड़ देते हैं, ठीक है। कई बार न्यूक्लियर वेस्ट को भी बढ़िया से ये लोग नहीं छोड़ते हैं, जिसके वजह से बहुत हानिकारक चीजें झेलनी पड़ती हैं, तो उसके वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। इंपैक्ट क्या होता है वाटर पॉल्यूशन का, ध्यान से देखो। ये क्या करता है, एक्वेटिक लाइफ को इंडेंजर करता है, एक्वेटिक लाइफ को मार देता है, बात समझ में आ रहा है। वाटर का टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो एक्वेटिक लाइफ को समझ में नहीं आएगा ना कि उसको किस, देखो एक टेम्परेचर सेट होता है उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए, ब्रूड करने के लिए, मछलियों को अंडा देने के लिए, वो टेम्परेचर तुम चेंज कर दिए, मछली कंफ्यूज हो गई कौन सा सीजन चल रहा है। अब उसको समझ में नहीं आएगा कि इस समय रिप्रोड्यूस करना है नहीं करना है ना, उसका तो दिमाग घुमा ना। तो इसकी वजह से इंडेंजर हो रहा है, स्पीसीज जो होते हैं वो इंडेंजर हो जा रहे हैं, एक्वेटिक लाइफ जो होता है वो इंडेंजर हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है या बर्बाद भी हो सकता है, समझ में आया। उसके अलावा कंटामिनेशन करता है, गंदा करता है, किसको, पानी को। उसके अलावा ग्राउंड वाटर को भी गंदा करता है, जो भी मटेरियल्स हैं इसके गंदे वो फिर से रिस्क के कहां चले जाएंगे, ग्राउंड वाटर में, फिर ग्राउंड वाटर को भी खराब कर देंगे। तो ये जो रन ऑफ वाटर हैं उनको तो खराब कर ही रहे हैं, ग्राउंड वाटर को भी खराब कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा। तो ये वाटर पॉल्यूशन हो गया। अब आ जाता है हमारे पास लैंड पॉल्यूशन, जो कि तो अब आ जाता है हमारे पास लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन में क्या होता है, देखो वेस्ट जो भी डंप कर देते हैं ये लोग, जैसे कि ग्लास हो गया, है ना, ग्लास हो गया, हार्मफुल केमिकल्स हो गए, पैकेज मटेरियल हो गए, सॉल्ट हो गए, है ना, गार्बेज हो गया, इन सब चीजों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जमीन पे सीधा फेंक देते हैं, जिसकी वजह से लैंड पॉल्यूशन होता है। उसके बाद से क्या होता है, और क्या छोड़ देते हैं, फ्लाई एश, है ना, फॉस्फोजिप्सम, आयरन और स्टील स्लैग्स वगैरह भी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है। इंपैक्ट क्या होता है, सॉइल का फर्टिलिटी घट जाता है, जो सॉइल है उनका अनयूजेबल वो हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, बात समझ में आ रहा है, जो यूजेबल थे वो भी बेकार हो जाते हैं। पॉल्यूटेंट जो हैं वो क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर में भी चले जाते हैं, सीप करते हुए कहां चले जाते हैं, ग्राउंड वाटर में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म में कंटामिनेशन होता है। जो भी जमीन पे कचरा है, जब बारिश होगा तो वो रिसते हुए पानी के थ्रू कहां चला जाएगा, ग्राउंड वाटर में। तो लैंड पॉल्यूशन से फिर वाटर पॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। लास्ट क्या है, नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, इंडस्ट्रियल मशीनरीज वगैरह जब चलता है, या कंस्ट्रक्शन का काम जब चलता है, या फैक्ट्रीज के इक्विपमेंट जब चलते हैं, या जनरेटर चलता है, ड्रिल चलता है, सॉ वगैरह चलता है, तो बहुत ज्यादा क्या होता है, आवाज होता है। ये जो आवाज हो रहा है इसके वजह से क्या हो रहा है, नॉइज पॉल्यूशन फैल रहा है बहुत ज्यादा, समझ में आ रहा है। इंपैक्ट क्या होता है इस नॉइज पॉल्यूशन का, नॉइज पॉल्यूशन का इंपैक्ट क्या होता है, कई बार लोग सुनना भी बंद कर सकते हैं, उनका कान भी खराब हो सकता है, स्ट्रेस में जा सकते हैं लोग, और उनका हार्ट रेट, कई लोगों का आवाज सुनते 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 हार्ट रेट क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, समझ में आ रहा है। ओवरऑल तुम देखोगे तो ये जो नॉइज पॉल्यूशन है इसकी वजह से क्या हो जाता है, लोगों का लाइफ घट जाता है, बात समझ में आया। तो लाइफ रेट घट जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ घट जाता है, और लाइफ ही घट जाता है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आ जाता है हमारा कंट्रोल ऑन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। कंट्रोल ऑन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो भी एनवायरमेंट में डिग्रेडेशन हो रहा है, चाहे नॉइज पॉल्यूशन की वजह से हो, लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, है ना, कुछ भी हो, वाटर पॉल्यूशन, तो इसके वजह से जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, क्या उसको हम लोग रोक सकते हैं, रोकने का कोई तरीका है बिल्कुल है। सुनो, वाइल जैसे वाटर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, हमको मिनिमाइज करना होगा वाटर के यूजेस को, जैसे कि वाटर को रिसाइकिल करना होगा, उसको मल्टीपल यूज करना होगा, है ना, कि अलग अलग चीजों में कैसे यूज कर सकते हैं, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, इफ्लुएंट्स को बिना ट्रीट किए नदी में नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे कि तुम देखो, एक 3 तरीके का ट्रीटमेंट होता है, क्या होता है, 3 तरीके का ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, स्क्रीनिंग किया जाता है, स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, और उसके बाद से सेडिमेंटेशन। क्या किया जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में, जो बड़े बड़े इफ्लुएंट्स होते हैं उनको छांट के हटा के रख लिया जाता है, उसी को ये स्क्रीनिंग बोल रहा है, ग्राइंडिंग बोल रहा है, सेडिमेंटेशन बोल रहा है, उसी को, समझ में आया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, फंजाई या बैक्टीरिया छोड़ देते हैं, जो क्या करता है,
कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट अगर पानी में होगा तो फंजाई या बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको खा लेगा। अब फंजाई या बैक्टीरिया अगर उसको खा ले रहा है तो ये साफ हो गया ना, जो भी उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट था। टर्सरी ट्रीटमेंट क्या होता है, उसमें एडवांस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कुछ केमिकल्स वगैरह मिला दिया जाता है ना, फिजिकल प्रोसेस वगैरह कर दिया जाता है ताकि उसको साफ कर दिया जाए पानी को। और तब अगर पानी को हम छोड़ते हैं पानी में तो वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा। तो सरकार को ये सब चीजें चेक करनी पड़ेंगी ना कि ये सब चीजें फैक्ट्रीज वाले मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाता है क्या, एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो देखो होता क्या है कि एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये लगा सकते हो तुम अपने गाड़ी वगैरह में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फाइब्रिक स्क्रबर, फाइब्रिक फिल्टर हो गया है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एयर पोल्यूशन से बचने के लिए इंस्टॉल करना होगा हमको बहुत सारी चीजें जो कि हमारे फैक्ट्रीज को और ज्यादा एयर पोल्यूशन छोड़ने से बचाए, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाना, फाइब्रिक फिल्टर्स लगाना, स्क्रबर लगाना, इनर्शियल सेपरेटर्स वगैरह लगाना। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद से है क्लीनर एनर्जी रिसोर्सेज। कहने का क्या मतलब है कि कोयला के तरफ से हटके थोड़ा सा दूसरे चीजों पे फोकस करना चाहिए, जैसे कि नेचुरल गैस वगैरह पे फोकस करना चाहिए, ऑयल वगैरह पे फोकस करना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, एयर पोल्यूशन कम होगा। बात समझ में आया। उसके अलावा इफिशियंट मशीनरी, इफिशियंट मशीनरी का क्या मतलब है कि हमको और भी ज्यादा मशीनरी को डिजाइन करना होगा जिसकी वजह से पोल्यूशन कम फैले। बात समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से पोल्यूशन कम फैले। तो ये सब चीजें हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। नॉइज पोल्यूशन को कैसे किया जा सकता है चेंज, देखो साइलेंसर वगैरह लगा लो फैक्ट्रीज में, जहां से हो रहा है नॉइज हो रहा है, जैसे कि जनरेटर वगैरह है, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, साइलेंसर वगैरह लगा सकते हैं। उसके वाला से साउंड प्रूफिंग कर सकते हैं अपने इंडस्ट्रीज को, साउंड प्रूफिंग मटेरियल्स वगैरह लगा दीजिए अपने इंडस्ट्रीज में, ताकि साउंड थोड़ा सा कम हो जाए, बाहर ज्यादा साउंड ना जाए, ताकि दूसरे लोगों को दिक्कत नहीं हो। और क्या हो सकता है, उसके अलावा जो ही लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनको ईयरबड दे दो या ईयर प्लग्स दे दो, जिसकी वजह से उनको कान में ज्यादा आवाज नहीं आएगा, वर्कर्स को भी कान में ज्यादा आवाज नहीं आएगा, तो उनको भी बीमारी कम होगा। तो ये भी एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन से बचने का तरीका हो गया। ठीक है, अब आ जाता है तुम्हारा लास्ट, क्या है कि इन सब बातों का क्या है, इतना सब अच्छा बात पढ़ लिए, क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है ना। वो तो आइडिया तो पता है ना कि कैसे रोका जा सकता है नॉइज पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को, लैंड पोल्यूशन को, लेकिन उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए उसके लिए क्या जरूरी है, रेगुलेशन और लीगल इन्फोर्समेंट करना होगा। बात समझ में आ रहा है। कहने का क्या मतलब है कि सरकार को सारे इंडस्ट्रीज को समझाना चाहिए कि देखिए बाबू, अगर आपको लाइसेंस चाहिए इंडस्ट्री का तो पहले हमको आप ये सारा चीज दिखा दीजिए, फिर हम आपको लाइसेंस दे देंगे। जैसे कि आप ग्राउंड वाटर में कोई वेस्ट तो नहीं छोड़ रहे हैं, आप जो भी वेस्ट मटेरियल छोड़ रहे हैं क्या उसको ट्रीटमेंट बढ़िया से कर रहे हैं। और दूसरा बात कि इकोनॉमिक, हमको भी ध्यान देना चाहिए इस बात का कि हम डेवलपमेंट बहुत ज्यादा ना करें। सुनो, डेवलपमेंट अच्छा बात है, लेकिन इतना डेवलपमेंट कि डेवलपमेंट इस तरफ से डेवलपमेंट कर रहे हैं, पीछे से आकर तुमको सांप खा गया, बिच्छी खा गया, तुम मर गए, ऐसा थोड़ी ना, इसको डेवलपमेंट थोड़ी बोलते हैं। डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि तुम डेवलपमेंट करो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, लेकिन इन्वायरमेंटल कंसर्न के साथ, मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान बिना पहुंचाए अगर तुम डेवलपमेंट करते हो तो उस डेवलपमेंट को डेवलपमेंट माना जाएगा, वरना डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर तुम इतना करते हो तो माना जाएगा कि डेवलपमेंट हो रहा है, और इस तरीके से आपका चैप्टर हो जाता है खत्म, है ना। हम आशा करते हैं कि आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, है ना। एक क्यूट सा पप्पी आया आपको थैंक यू बोलने के लिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।